शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। पहले ही दिन से किसी ने बोला कार नहीं दी मतलब, और किसी ने बोला अच्छा सोने की चेन भी नहीं दी, बीननी भी कोई खास फूट रही को नहीं, इतनी तू सुअर की तरह रहती है, तू पढ़ी लिखी गंवार है। मैं पागल हो जाती थी, मैं दीवारों पे जोर जोर से हाथ मारती थी। कहाँ मैं पढ़ लिख के मेरे पापा मुझे कुछ बनाना चाह रहे थे और कहाँ मैं क्या बन गई थी। मेरे पति के ऊपर ना लोन चल रहा था बैंक का, जो उनको 5 साल में क्लियर करना था। वो लोन मैंने ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ ताने देती है, साथ नहीं। राम राम सा। मैं आप सभी की राजपुरोहित हनिष्का। आप सभी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा असली नाम कमलेश राजपुरोहित है। आज जोश टॉक के इस मंच पर मैं उन महिलाओं के लिए आई हूँ जो मेंटली टॉर्चर का शिकार हो चुकी है, जो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है, जो ये सोचती है कि हम तो एक छोटे से गांव की है, हमारा परिवार हमारा सपोर्ट नहीं करता, हमारा पति हमारा सपोर्ट नहीं करता, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरे पापा के पास में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था। मेरी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव की ही स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर हुई। उसके बाद में 6ठी से लेकर 10वीं और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने 8-10 किलोमीटर पैदल जा के की। मेरे पापा का मुझे पढ़ाने में पूरा सपोर्ट था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरी मम्मी का सपोर्ट नहीं था। वो चाहती थी कि पढ़ लिख के क्या करेगी। उनका ये मानना था कि पढ़ी लिखी लड़कियां क्या करती है, घर का काम ही तो करना है। वो मुझे गांव की सारी जो लड़कियां थी दूसरी उनके एग्जाम्पल देती थी कि देख बा इतनी सिलाई सीख ली तन तो आवे ही कोनी, देख बा घर को सगड़ो काम कर ले तन तो की आवे ही कोनी, मतलब तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और घर के काम सीख, उसका यही कहना था। लेकिन मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं एक दिन जोधपुर गई थी अपनी बुआ के यहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी कोई फ्रेंड आई हुई थी। तो वो मुझे देख के बोली कि मेरे बीच वाले बेटे से आपकी भतीजी का रिश्ता करवा दो, और वहाँ से मेरी सगाई की बात चलनी स्टार्ट हो गई। और जुलाई में मेरी सगाई हुई थी 2012 के अंदर, और नवंबर के अंदर शादी होने मतलब उन्होंने फिक्स करवा दी थी। वो बोलते थे हमारे तो कोई बेटी है नहीं, यही हमारी बेटी है, तो आप शादी कर दो इसकी, हम आगे की पढ़ाई करवा देंगे, चाहे जैसे सलवार सूट के पहन के भी रहना, हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कोचिंग करवा देंगे, घर में काम वाली लगा देंगे। ऐसे मतलब उनके ये सब वादे थे। तो मेरे पापा वगैरह ने भी मेरी मतलब बोला कि चलो ठीक है फिर शादी कर देते हैं, और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई, पहले ही दिन से। मेरे को याद है मैं शादी करके आई थी गाड़ी से, तो इतना घूंघट था ऐसे, और मैं गाड़ी से नीचे उतरी। मैंने जैसे ही नीचे पैर रखा, मेरे कानों में जो सबसे पहला शब्द पड़ा वहाँ पे वो ये था कि अरे आ तो इतनी सीख है, माँ के बेटा के तो जोड़ी की गोनी, मतलब हमारे बेटे के साथ तो इसकी जोड़ी नहीं। मेरे हाइट के ऊपर कमेंट था कि ये तो इतनी सी दिखती है। चलो फिर मैं अंदर आई तो पता नहीं किसी लेडीज ने मेरे पास कान में आके बोलती है कि है ना गर्दन थोड़ी ऊंची रख के चल, और अपने हाथ से ऐसे ऐसे मतलब पूरा ऐसे करके ऊंचा कर दिया। बोले कि गर्दन ऊंची रख के चल ताकि तू थोड़ी लंबी दिख सके। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे उससे पहले किसी ने नहीं बोला कि तेरी हाइट कम है ऐसे, लेकिन वहां पर ये था। फिर कानों में आवाजें आने लगी, किसी ने बोला गाड़ी नहीं दी, किसी ने बोला कार नहीं दी मतलब, और किसी ने बोला अच्छा सोने की चेन भी नहीं दी, बीननी भी कोई खास फूट रही को नहीं इतनी, और मतलब ये सब उनकी बातें चल रही थी। फिर शादी को 8-10 दिन हो गए थे, तो एक दिन मैं किचन में खड़ी थी, तो जो मेरे देवर थे वो मेरे पास आए और आकर के बोला कि आपके कोई दूसरी बहन है क्या? मैंने कहा नहीं तो, मेरे तो कोई बहन नहीं है। तो बोला कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। आप हमको दिखाई कोई और लड़की थी और शादी किसी और लड़की से करवा दी। मैंने कहा मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, किसी और को कैसे दिखाया? बोला हमारे साथ तो धोखा हुआ, आपकी बुआ ने धोखा कर दिया, और फिर चले गए। अब उनका फिर रोज का शुरू हो गया था। जब ये बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने बोला कि तुम छोड़ो, एडजस्ट करो, बस इतना ही बोला। फिर अब उन लोगों का रोज़ शुरू हो गया। दिन में सारा दिन मुझे मतलब कभी कार को लेके, कभी सोने की चेन को लेके यही सब ताने सुनाए जाते थे। मैं चलती थी तो ऐसे बोला जाता था, देख किया चाले बांदरी होवे जिया, मतलब मुझे बंदरिया बोला जाता था। मेरी शक्ल के ऊपर कमेंट किया जाता था। मैं किचन में चली जाती थी ना, तो वहाँ से लोग उठ कर के खड़े हो जाते थे।
ऐसे बोलते थे कि इको मुंडो देखा तो रोटी कौन भावे, मतलब मेरी शक्ल देख ले तो किसी को खाना ही ना भाए। ऐसे मतलब मेरे ऊपर कमेंट होते थे वहाँ पे, और मुझे सूअर समझा जाता था। मुझे खुलेआम बोला जाता था कि तू सूअर की तरह रहती है। और क्यों बोला जाता था? क्योंकि मैं गाँव की थी। अगर घर के अंदर कोई औरतें आ जाती थी आस-पड़ोस की, तो मुझे उनसे बात नहीं करने दिया जाता था। मैं उनके पास जाके अगर बैठती तो सीधा यही बोला जाता था, "अरे! ये क्या बोलेगी? ये तो गाँव की है, इसको क्या बोलना आता है?" मतलब मैं गाँव की थी तो मैं गँवार थी, और पढ़ाई-लिखाई से तो उनको कोई मतलब ही नहीं बच गया था वहाँ पे। कोई लेना-देना ही नहीं था पढ़ाई से। मैं ही मतलब जो काम वाली के जो पहले के वादे थे ना, वो सब हो गए थे पूरे। मैं ही काम वाली थी वहाँ पे। उनको सिर्फ़ घर में काम करने के लिए बहू ही चाहिए थी। काम से इंसान नहीं मरता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ना, जब 2 प्यार के बोल भी नहीं मिले ना सुनने को, तो थोड़ा-सा बुरा लगता है। मैं अपने पति को बोलती थी ये सब बातें, तो वो मुझे यही बोलते थे कि मेरी फैमिली जो करती है सही करती है, तुम ही गलत होगी कहीं न कहीं। जब पति चुप रहता है ना, तो सबको मौका मिलता है बोलने का। मैं ये नहीं कहती कि अपने माँ-बाप से लड़ो अपनी पत्नी के लिए, लेकिन कहीं अगर कुछ गलत है, तो ज़रूर बोलो। ऐसे करते-करते मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे। अब मेरे जेठ की शादी हुई, मेरे से बाद में हुई थी, तो उनकी शादी होते ही उनके 1 साल बाद ही बच्चा हो गया था, और मेरे बच्चा नहीं हुआ था। तो अब मुझे एक नया नाम मिला। बंदरिया, सूअर, वो सब कुछ तो मैं पहले से थी। अब मुझे एक नया नाम मिला, बांझ। मतलब मैं बांझ हूँ, मेरे बच्चा नहीं हो सकता। मुझे बात-बात पर ये जताया जाता कि इसके बच्चा नहीं होता है। फिर मेरी जेठानी के जब बच्चा हुआ तो हॉस्पिटल में उस दिन उसके बच्चा हुआ था, तो मैं भी गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ गई तो मेरी जेठानी की जो मम्मी है, वो बच्चे को ऐसे गोद में लेकर के खड़ी थी वहाँ पे। तो मैं गई, मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे ही। मैंने जाके बोला, "आंटी जी लाओ बच्चे को मुझे दो।" ऐसे मैंने हाथ भी फैलाए थे। तो उनकी मम्मी ने जो ऐसे बच्चे को लेके खड़ी थी ना, मुझे देख के ऐसे मुँह फेर लिया। मतलब मुझे गोद में बच्चा नहीं दिया। आस-पास की सारी औरतें खड़ी थी, और मेरे हाथ ऐसे ही रह गए थे। मुझे बच्चा नहीं दिया था क्योंकि मैं बांझ थी। चलो कोई नहीं। तो ऐसे यही सब सुनते-सुनते ऐसे निकल रहा था, दिन चल रहे थे। उसी बीच में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे पति की जॉब लग गई थी जयपुर। अभी तक वो जोधपुर में रह रहे थे, तो मेरे पति की जॉब लगी जयपुर, और हम लोग वहाँ से जयपुर आए, तो मेरे पति मुझे साथ ले आए थे जयपुर। यहाँ आने के 1 साल बाद में मेरी गुड़िया हुई, मेरी बेटी हुई, उसी का नाम है हनिष्का, जिसके ऊपर मेरे चैनल का नाम है राजपुरोहित हनिष्का। तो मेरी गुड़िया हुई वहाँ पे आने के बाद में, तो मुझे मन में ये हुआ कि चलो अब मेरे से बांझ का जो मेरे ऊपर धब्बा लगा हुआ था, वो हट गया। मुझे ये खुशी हो रही थी। तो मैं हॉस्पिटल में लेटी थी, मेरे ऑपरेशन से हुई थी मेरी बेटी, तो मेरी सासू जी आती है वहाँ से, और आके मतलब बच्ची को गोद में लेना-वेना कुछ नहीं, आके और मेरे पास में खड़ी होके बोलती है, "तू तो हमारे बेटा के 40 लाख को खाडो ले रही है। मतलब तूने मेरे बेटे के 40 लाख का खड्डा पैदा किया है।" उनको मतलब बेटी क्यों हुई? बेटी नहीं होनी चाहिए थी। चलो फिर भी धीरे-धीरे हो रहा था, बच्चा हो रहा था, उसके बाद में एक मेरे बेटा भी हो गया वापस 2 साल बाद के अंदर। लेकिन अब उनका भेदभाव बढ़ने लगा था, वो उनमें और मेरे बच्चों में ऐसे भेदभाव सा कर रहे थे। फिर कोविड वाला जो दौर आया था कोरोना वाला, तो उसमें मुझे कोरोना हो गया था। कोरोना होने के बाद ना मैं ठीक तो हो गई थी, लेकिन मैं मेंटली है ना डिस्टर्ब हो गई थी। मैं डिप्रेशन में तो पहले से ही थी उनकी ये सब ताने बातें सुन-सुन के, लेकिन अब है ना वो सब चीज़ें ना मुझे घूमने लगी थी। मेरे दिमाग में 24 घंटे उनकी बातें घूमती थी। मुझे खुद को नहीं पता कैसे घूमती थी, मैं खुद याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो घूमती थी, और इस तरीके से घूमती थी, मुझे आवाज़ें आती थी। ऐसे मतलब कोई मुझे ये बोल रहा है, कोई मुझे ये बोल रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी। और मतलब इतनी बुरी तरीके से वो आवाज़ें सुनाई देती थी कि मैं पागल हो जाती थी। मैं दीवारों पे ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारती थी, कभी अपने बाल पकड़ के मतलब खींचने लग जाती थी खुद ही, ऐसे मतलब इतनी भयंकर हालत हो जाती थी। जब पति को बोलती थी कि भई मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो, मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दो, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू तो ड्रामा कर रही है, तू तो ऐसे ही है, फगड़ा कर है, मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं फगड़ा कर है। तो बोले तू तो फगड़ा कर रही है, ड्रामा कर रही है। मेरे पति ऑफ़िस चले जाते थे, और दिन में कई बार मैं अपने आप ही ऐसे हो जाती थी, मैं घंटों बैठे-बैठे रोती थी। मुझे देख के मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी साथ में रोते थे। ऐसे वो मतलब समझते भी नहीं थे कुछ, पर वो रोते थे। फिर जब ये बातें हमने बताई घर वालों को
कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोला कि इसमें तो भूत प्रेत आता है, मतलब मेरे अंदर भूत प्रेत आ रहे हैं। इस पे ऊपर तो भूतनी का साया है, एक ऊपर तो चुड़ैल लागेड़ी है, यूँ लागेड़ो, मतलब भूतनी प्रेत बना दिया मुझे। फिर थोड़े दिनों बाद में मुझे देवी बना दिया कि इस पे तो कोई देवी की छाया आती है। मतलब सोचिए कि कहाँ मैं पढ़ लिख के मेरे पापा मुझे कुछ बनाना चाह रहे थे और कहाँ मैं क्या बन गई थी। ज़िंदगी में मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा था, बच्चे हो गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी यही सब कुछ चल रहा था। मम्मी को बताती थी तो मम्मी यही कहती थी कि ससुराल में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो तुम एडजस्ट करो, वो यही बोलती थी। और बाकी किसी को बताने से मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया हँसती थी, सामने तो हाँ, हाँ करती थी, पीठ पीछे जाके हँसती थी। तो ऐसे ये दिन निकल रहे थे, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी, मतलब मेरे से पागलपन बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन मैं वीडियोज़ देखती थी ऐसे ही यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था नहीं, बच्चे थे 2 छोटे-छोटे, उनका कर लिया फिर, और दिमाग सही रहता नहीं था, एक ही कमरा था किराए का, वो अस्त-व्यस्त पड़ा रहता था, मुझसे होता ही नहीं था कुछ। मैं ठीक है चल रही थी, तो एक दिन मैं वीडियोज़ देख रही थी, मैंने उसमें बहुत सारे देखे, और जोश टॉक के भी मैंने बहुत से वीडियोज़ देखे, जो लोग बता रहे थे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, मतलब ऐसी सिचुएशन भी उनमें से भी बहुत से लोगों के साथ हुई थी। तो कैसे वो लोग उससे निकले बाहर, तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से मैं एक दिन वीडियो देखते-देखते उसमें एक लाइन देखी थी, जोश टॉक में ही किसी की थी कि भई अगर आपको आगे बढ़ना है या ज़िंदगी में कुछ करना है या पुरानी बीती बातों को किसी को भूलना है या कुछ भी करना है, तो आप खुद को बिज़ी कर लो। इतना बिज़ी कर लो कि आपको समय ही नहीं मिले कि वो चीज़ें आपके दिमाग में आए, और उस वक़्त मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूम रही थी। मैं याद नहीं करना चाहती थी, वो ज़बरदस्ती आ रही थी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही रहता था। मुझे ये सुनने को मिलता था, वो लोग बोलते थे कि हम उसकी तो ऐसी हालत करेंगे कि मतलब कुत्ता ही भी की खीर कौन खावे। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, किसी इंसान की बहुत बुरी दुर्गति हो जाती है ना, उसको बोला जाता है कि कुत्ता ही थारी खीर कौन खावे। तो मेरे लिए वो बोलते थे कि उसकी ऐसी हालत होगी अभी तो कि कुत्ता ही भी की खीर कौन खावे। मेरे को फ़ोन आते थे कि तेरी हालत ठीक नहीं है, हमारे बेटे को छोड़ दे, अपने बाप के घर चली जा, हमारे बेटे के लिए आज भी बहुत से रिश्ते आते हैं। तो ये सब चल रहा था, तो दिमाग परेशान हो रहा था। फिर वो वीडियोज़ देखे मोटिवेट, तो मुझे लगा मैं किसमें बिज़ी करूँ खुद को। तो मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो बनाती हूँ। फिर एक दिन मैंने किसी का व्लॉग देखा ऐसे कि व्लॉग बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी व्लॉग बनाती हूँ। तो मैं व्लॉग बनाने लगी, मैंने मेरे पति को बोला कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो उन्होंने बोला तुम्हारे जच्चे जैसे करो, मुझे क्या करना। फिर एक दिन व्हाट्सएप पे किसी का वीडियो आया था जिसमें एक औरत थी जो खुद ही सास बन रही थी, खुद ही बहू बन रही थी, ऐसे। तो मुझे लगा कि ये मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर वो शुरू किया, तो अब मुझे कोई कहानी याद नहीं आती थी, तो मैंने अपनी ही स्टोरी पे वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें मैं खुद ही सास का रोल करती, मैं खुद ही बहू का करती, ननद का करती, भाभी का करती, सारे रोल मैं खुद ही करने लगी। तो पहले मुझे ज़रूरत थी हँसने की, क्योंकि पिछले जो इतना कुछ हुआ था ना, उस दौरान मैं हँसना भूल गई थी। फिर मेरा एक वीडियो था जो श्राद्ध पक्ष के ऊपर मैंने बनाया था, बुजुर्गों के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि वो 1 महीने के अंदर लाखों से भी आगे उसके व्यूज़ हो गए थे, मतलब बहुत वायरल हुआ वो वीडियो। तो अब सबको पता चला कि वीडियो बनाती है, ऐसे बनाती है, तो अब वो वैसे शुरू हो गए थे। अब मेरे पति के पास में फ़ोन आने लगे, तेरी औरत वीडियो बनाती है, हमारी बेइज़्ज़ती करवाती है, माके तो गाँव वाला का फ़ोन आवे कि थाकी बहू ने शर्म ही कोनी आवे, घूंघटा उगाड़-उगाड़ और वीडियो बना रही है। मतलब मेरे वीडियो में मेरी पोशाक यही रहती है, मैं पूरे मर्यादा वाले वीडियो बनाती हूँ, पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सके ऐसे वीडियो होते हैं। लेकिन उसमें भी उनको ऑब्जेक्शन था कि घूंघट उठा के वीडियो बना रही है, मुँह दिखा रही है अपना, ठीक है? तो पति को बोलते थे, "बंद करवा, बंद करवा।" मेरे पति रोज़ आते, बोलते, "बंद कर इसको, क्यों बना रही है? सब बोल रहे हैं।" मैं फिर भी बनाती रही, मैं रुकी नहीं। लेकिन अब मुझे किसी ने बताया, मतलब मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि भई यूट्यूब से अर्निंग भी होती है, पैसा भी मिलता है। तब तक मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि जब अगर सब कमाते हैं तो मैं भी कमाने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे पति मुझे एक ताना रोज़ मारते थे कि तू पढ़ी-लिखी गँवार है। मतलब पढ़ी-लिखी गँवार, मतलब जो मैं बोलती थी मैं गँवार कैसे हूँ? क्या हो गया ऐसा? तो बोलते थे कि जो इंसान खुद का खर्चा खुद नहीं उठा सकता, वो गँवार है। वो चाहे कितनी भी डिग्रियाँ ले ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, अगर वो खुद के पास वो खुद नहीं कमा रहा है तो वो गँवार है। तो उनके लिए मैं इस तरीके से गँवार थी, उनकी फैमिली वालों के लिए मैं उस तरीके से गँवार थी, मतलब सबके लिए मैं गँवार थी।
तब मुझे लगा कि चलो अगर इससे इनकम होती है मेरी, तो हो सकता है किसी की सोच बदल जाए, किसी की ऐसा। फिर मैंने यूट्यूब से देख देख के सारे चैनल की सेटिंग की, फ़ोटो वगैरह, नाम वगैरह रखा, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया और फिर मैं अपने वीडियो बनाने लगी। जब मेरा पहला पेमेंट आया था यूट्यूब से, तब मेरे पति को मैंने बताया भी था कि ये देखो ऐसे-ऐसे पेमेंट आया है। वो जो कि तो बोले कि मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन उनको मतलब ऐसा तो था कि हाँ, आया तो है, क्योंकि वो समझ तो गए थे कि हाँ, पैसे तो आए हैं, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे आ सकते हैं। फिर मेरे पति फिर भी तब थोड़ा-सा उनका चेंज हो गया था। मेरे सबसे ज़्यादा मेरे मतलब जो पति थे उनमें चेंजेस तब हुआ, मेरे पति के ऊपर ना लोन चल रहा था बैंक का, जो उनको 5 साल में क्लियर करना था। वो लोन मैंने यूट्यूब पर अपने वीडियो की बदौलत 1 साल में क्लियर करवा दिया उनका। तब उनको मेरे पे विश्वास हुआ कि हाँ, वास्तव में ये कुछ कर रही है। फिर वो उनका नेचर भी पूरी तरह से चेंज हो गया, वो बदल गए, सब कुछ हो गया और फिर धीरे-धीरे वायरल भी हो गए थे काफ़ी। फिर मैं कहीं जाती तो भी लोग मुझे पहचानते थे, ऐसे बोलते थे, "आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो?" बात करते थे। तो इस तरीके से वो काफ़ी चेंजेस हो गया था। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर। उसके अलावा मेरे दूसरे और भी छोटे-मोटे यूट्यूब चैनल चलते हैं। तो और अब मेरे जो रिलेशन वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, सभी का बिहेवियर, सभी का नज़रिया बिल्कुल उल्टा हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग उस वक़्त मैं जाती थी, पास में बैठते तब चुप हो जाते थे, हँसते थे, बात भी नहीं करते थे। आज वो आगे से चला के मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बात करो, आप बात क्यों नहीं करते हो हमसे? जो लोग मेरे पास में बैठना पसंद नहीं करते थे, मुझे बोलते थे इसकी हाइट नहीं है, ये बंदरिया जैसी दिखती है, ये ऐसी है, ये गाँव की गँवार है। आज वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमारे घर पे कब आओगे? हम आपके फ़ैन हैं, हमसे मिलने कब आओगे? देखिए, आज भी हमारे समाज में ऐसी महिलाएँ हैं बहुत सारी, जो मेरी तरह ही मेंटली टॉर्चर का शिकार होती है। सिर्फ़ फिज़िकली कि मारपीट कर रहे हैं, वही टॉर्चर नहीं होता है। ये जो मेंटली टॉर्चर होता है ना, ये उससे भी खतरनाक होता है। मतलब इंसान को मरने की इच्छा होती है। मेरे को भी होती थी, जीने की मेरी इच्छा ही खत्म हो चुकी थी कि ऐसे मर जाएँ, मतलब ऐसा लगता था उस वक़्त। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।